Hello students, welcome to ExamRat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. Today we are going to start with biology chapter Why Do We Fall Ill part 2. So before we begin, I will introduce myself. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So we have covered part 1 of the chapter in our previous videos. If you have not watched it, please go to our website and make sure you watch all our videos. Today we'll start with part 2 of Why Do We Fall Ill. So previous parts we have studied about connection between disease and health, what health is to us as individuals, what are the various factors जिस पे health depend करती है आपकी, and what are the 5 F's, then what are the causes of diseases, ठीक है. उसके बाद today we are going to consider the next part of it, that is causes of diseases, right? So we have many levels of causes, first of all. So with a number of causes, if I say I have 4 causes or 5 causes, तो नंबर के साथ साथ मेरे पास कुछ लेवल्स ऑफ कॉजेज भी हैं, राइट? उस लेवल के लिए हमें एक स्टोरी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है. So that is the same story that I have mentioned here, but in the form of a flowchart. तो उसमें क्या बताया है स्टोरी में, that let's say there's a baby जिसको हमने किसी लोकल सोर्स से वाटर दे दिया फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, राइट? उस वाटर से द बेबी डेवलप्स लूज मोशंस, ठीक है? मे बी उसको वाटर सूट नहीं किया या कुछ भी हो सकता है. सो अब हम वो कॉजेस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट कॉज ऑफ क्यों उसको लूज मोशंस हो गए या क्यों उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी किसी खाने से या कुछ भी, राइट? क्या रीजन होगा? एक तो वो अनक्लीन वाटर था, ठीक है. सेकंड, बड़ी बार ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा, आप आपके फ्रेंड्स के साथ किसी फेमस ईटिंग जॉइंट पे जाते हो या मतलब घर पे ही होता है कि कुछ खाने की चीज बनी होती है, किसी एक को सूट कर जाती है और किसी दूसरे को नहीं करती है, राइट? ऑल्दो इट इज द सेम फूड कुक्ड इन द सेम मटेरियल, सेम ऑयल, yet it suits very differently to different people. So by this we can say कि let's say वही पानी जब घर में आया, बच्चे को भी पिलाया गया और घर के और मेंबर्स ने भी पिया, किसी और को लूज मोशंस नहीं हुए, सिर्फ बच्चे को हुए. Okay, so we can say that the child, when exposed to risk, yeah, when exposed to risk, we can say that the child was undernourished, मतलब उसका immune system थोड़ा weak है. So that can be the second cause. अब इसमें और रीजंस ऐड कर देते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं. क्यों अंडर नरिश था? एक तो हो सकता है पुअर हाउस होल्ड रहा उसका, ठीक है. दूसरा हो सकता है जेनेटिक रीजन हो, ठीक है. सो ये दोनों क्या है? contributory cause. Now because of this, let's add a classification here under causes of diseases. आप सब अपने नोट्स में लिखेंगे. many levels of causes के अंडर 2 arrows बनाओ एंड नीचे लिखो immediate and contributory, right? So कुछ कॉज हो जाएंगे जो एकदम immediate होंगे, like unclean water. क्या एकदम कॉज क्या है उस पानी का सूट ना करने का? बच्चे को पानी साफ नहीं था, ओके, अनक्लीन था, इन्फेक्शन हो गई, लूज मोशंस हो गए, राइट? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या है? क्यों साफ पानी उसको हम नहीं प्रोवाइड कर पाए? मे बी द चाइल्ड बिलोंग टू अ पुअर हाउस होल्ड और देयर वाज सम जेनेटिक स्ट्रक्चर लाइक दैट, राइट? थर्ड रीजन, पानी का साफ नहीं होना और क्या बताता है? दैट देयर इज लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है. So this is the way this flowchart can be drawn. I might have skipped 1 or 2 points. You can please refer to your books, although I feel I have not. But again, it is better to be sure, right? So कभी कभी slides बनाते हैं हमसे भी कोई 1-2 point इधर उधर मिस हो सकते हैं. So it is better whatever we teach you here, you go and study it on your own also. And that way you will come up with more doubts to us, right? Okay. देन इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज हैं.
इंटरनल कॉजेज क्या है, जो आपके खुद के कॉजेज है, आपकी वजह से है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, आप खाना नहीं खाओगे सो यू आर प्रोन टू मोर डिजीजेस, यू आर प्रोन टू मोर सिकनेसेस, राइट। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यू आर प्रोन टू डिजीजेस, क्यों, बॉडी में सर्कुलेशन नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, एंड सो मेनी थिंग्स, यू माइट गेट ओबीज, ओबिसिटी in itself attracts so many diseases, right? सो देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या है, माइक्रोब्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वायरस। प्लीज यू कैन राइट इट इन योर नोट्स, बट जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि कभी एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म्स ना लिख दो ज्यादा। सो देन देर इज प्रोटोजोन्स, राइट, देर इज प्रोटोजोआ एंड देन देर आर वर्म्स। सो ये हमारे इंटरनल एक्सटर्नल टाइप्स हो गए। Then we move to infectious and non-infectious causes. Okay. सो यहाँ पे आपको एक तो इन्फेक्शियस कॉजेज के बारे में बताया है कि इन्फेक्शियस कॉजेज कौन से होते हैं। दीज आर माइक्रोबियल डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज। ओके, माइक्रोब्स इमीडिएट कॉज हैं तो उसको इन्फेक्शियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्स स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज को, राइट, जहाँ पे प्रेजेंट है स्प्रेड कर सकते हैं, एंड द डिजीज will further be spread and it will be contagious. So एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकता है, एक चेन बन सकती है, that is why infectious disease, right? Then some diseases आर नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो मतलब जो लेस स्प्रेडिंग वाले हैं उनको हम इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। मोस्टली इंटरनल कॉज ही होता है इनका, राइट। सो दे आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस। फॉर एग्जाम्पल, अगेन इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये मेरे तक है तो इट इज वेरी लेस ससेप्टेबल कि ये मैं आप अपने से किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। लाइक cancer, it can be due to any reason, but more or less it is due to genetic abnormalities, it is due to stress, it is due to so many other factors, right? Then there is high bp, एक्सेस वेट की वजह से हाई बीपी हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हाई बीपी हो सकता है। सो दीज आर माई ओन कॉजेज, ये मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मेरा वेट ट्रांसफर हो सकता है किसी को एक्सेस वेट, नो। सो these are infectious, non-infectious, and this is for infectious, right? Then we get to this star point. So, आपकी notebook में you can keep a star point here. Reaction, sorry, treatment. This is the short form for treatment. Okay, treatment depends a lot on whether the cause is infectious or non-infectious. अगेन हम इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी मच डिपेंडेंट कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस है कि नहीं है। अब आगे की स्लाइड्स में हम ये देखने वाले हैं क्यों ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक को सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। सिरदर्द की दवाई है, किसी और चीज की दवाई है, सेम दवाइयां नहीं दे देते ना, देयर हैज टू बी सम डिफरेंस। सो यहाँ पे भी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस का वही केस है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल वेरी। देन यू हैव इन्फेक्शियस डिजीज। सो अच्छे से इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव next we have this infectious disease, right? So we are going to study this in a good detail. इन्फेक्शियस डिजीज के ये 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब इन कैटेगरीज में, इन सब हेडिंग्स में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो देर इज इन्फेक्शियस एजेंट्स, देर इज मीन्स ऑफ स्प्रेड, देन ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ओके, सो सबसे पहला आपका है इन्फेक्शियस एजेंट्स, राइट। हमारे पास जो भी माइक्रोब्स हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको कैटेगराइज किया है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा में, राइट। एंड देर आर सम अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जिनको हम वर्म्स कहते हैं, written here, right? So this is about the classification.
क्लासिफाई क्यों किया है वो भी हमने अभी पढ़ना है, राइट? इट इज येट टू कम. ओके. So this picture, sorry, this slide here is a representation of your NCERT book has some pictures which shows disease causing organisms, right? So I believe that book में pictures हैं, so there is no point I put up the same pictures here. Instead, I made a flowchart out of it and I have written for your benefit all the disease causing organisms and all the diseases they cause. ठीक है? So this was my version of it, but if you want next time we can do pictures also, right? So there is SARS virus, ठीक है? There is staphylococci bacteria which causes acne, ठीक है? There is trypanosoma which is a protozoa which causes sleeping sickness, ठीक है? Leishmania which again is a protozoa and causes काला अजहर. अडल्ट राउंड वर्म है जो कि स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, ठीक है? So these are all the organisms which cause some diseases and out of them we have listed here, ठीक है? देन वी हैव वायरसेस क्या कॉज करते हैं. सो बेसिक चीजें जो दो तीन चीजें हमने पिक की बुक में से कि वायरस क्या कॉज करते हैं. इट इज कॉमन कोल्ड, इट इज इन्फ्लुएंजा, इट इज डेंगू फीवर, ठीक है? बैक्टीरिया क्या कॉज करता है? टाइफॉइड फीवर, कॉलरा. फंगल इन्फेक्शंस क्या होती हैं? मोस्टली दे आर स्किन इन्फेक्शंस. इफ यू हैव हैड वन यू वुड बी नोइंग, राइट? स्किन इन्फेक्शंस हमेशा फंगल इन्फेक्शंस होती है मोस्टली, आई मीन, ठीक है? वर्म्स इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस कॉज करते हैं एंड इसका एग्जांपल भी है एक हमारे पास एलिफेंटियासिस जो हमने अभी लास्ट पार्ट में पढ़ा था. इट इज अ विच टाइप ऑफ डिजीज? क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज, राइट? सो यहाँ पे प्रोटोजोन्स है ये ग्रीन में, राइट? एंड बाकी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड वर्म्स का तो अलग से आई हैव मेंशन्ड, ठीक है? देन नाउ द क्वेश्चन ऑफ द आवर कि कैटेगरीज क्यों इंपॉर्टेंट है. तब से बात हो रही है कि कैटेगरीज होनी चाहिए, कैटेगराइज करना है, यू नो, दिस एंड दैट. बट व्हाई कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट? Please note down of this statement because they will decide the line of treatment. Okay? So very basic. Categories क्यों important है? क्योंकि हमारा line of treatment यही चीजें बताएंगी, यही categories denote करेंगी, ठीक है? Let's say I get to know I have some disease, some infection which is a bacterial infection. So मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा जो मुझे डॉक्टर देगा, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन है तो मेरा प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का डिफरेंट होने वाला है, मेरी मेडिसिन डिफरेंट होने वाली है. नाउ क्यों क्यों हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए ये कैटेगराइज करना पड़ रहा है? बिकॉज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, ठीक है? सो सिंपल चीज है, if I know that this bacteria causes certain diseases, ठीक है? कोई भी XYZ disease, ठीक है? उसी के साथ एक और बैक्टीरिया आ गया जो कि XYZ के बजाय ABC disease cause कर रहा है, right? So I can say because both the diseases are caused by bacteria only, so XYZ and ABC को treat करने का मेरा तरीका is going to be almost same, ठीक है? यहीं पे अगर मेरे पास एक वायरल इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरिया और वायरस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, तो मेरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. आई एम सॉरी इफ माय वॉइस इज क्रैकिंग बट आई हैव कॉफ, सो आई विल ट्राई. ओके, सो देन वाई डू वी स्टडी अबाउट देम डिफरेंटली? क्यों हमें दवाइयाँ डिफरेंट देनी पड़ रही हैं? लेट्स से हम अभी वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो एक तो सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है वायरस की? दे लिव इनसाइड होस्ट सेल्स, ठीक है? सो बैक्टीरिया रेयरली डू दिस, एक ये डिफरेंस आ गया, ठीक है? देन वायरस एंड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई क्विकली, ठीक है? वर्म्स स्लोली मल्टीप्लाई करेंगे. So then this is another difference between virus, bacteria and worms. Okay, let's go to the next slide and check what all differences we can find. Okay, so this is basically the crux of it कि हमने दवाइयाँ अलग अलग क्यों सेपरेट करी हैं, मतलब क्यों कैटेगराइज की है हमने.
हाउ द ड्रग इज वर्किंग, इसमें हम एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स से वी हैव एन एंटीबायोटिक. वो क्या करेगा, इट विल ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, राइट. सो बायोकेमिकल पाथवे जो है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक अ सेल वॉल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ठीक है. लेकिन मैंने अगर एंटीबायोटिक दी है पेशेंट को तो कोई तो मेरा उसके पीछे रीजन होने वाला है, राइट. सो एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल बनने नहीं देगा. इन दी एंड बैक्टीरिया हैज टू लूज द बैटल एंड इट विल डाई. ठीक है. सो let's say the antibiotic here is penicillin, right. So it will block the bacterial processes that build cell wall, hence bacteria is unable to make cell wall and it dies. Okay. ये तो बैक्टीरिया का मैकेनिज्म हो गया. क्या हो गया, बायोकेमिकल पाथवेज ब्लॉक करता है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. क्यों इंपॉर्टेंट है, टू मेक अ सेल वॉल. सेल वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट देम. ओके. बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं जब बनने दे रहा एंटीबायोटिक, सो अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल डाई. देन वी हैव वायरस. वायरस क्यों क्यों ये वाली लड़ाई जीत रहा है, बिकॉज वो ये पाथवे यूज ही नहीं करता. It's very smart, right. It doesn't use these pathways. Instead, it uses the human cell machinery, the host machinery, to take its own course, right. So antibiotics viral infections में use नहीं होंगे. Now let's say if I have a bacterial infection plus a viral kind of a flu, cold, okay. इसमें अगर मैं एंटीबायोटिक ले लेती हूँ in my treatment, so जो antibiotic है it will work only for this part. What is this part, the bacterial part of it. ठीक है. Then there is means of spread. Okay. So spread कैसे हो सकता है कोई infectious disease. There is air, water, sexual act and environment. तो हमारे पास 4 categories है. ठीक है. Air में many microbial agents can move from affected person to the other. It can spread via air. There are little droplets thrown by infected person on sneezing and on coughing. Okay, very simple. आजकल COVID चल रहा है. Why are you being directed to wear masks? So that you don't transmit if you have it, right? If you have it, you don't transmit it to the other person. And if the other person has it, you don't get it from him or her, right? Second, it can spread via air. सेम पॉइंट यहाँ लिखा है, तभी मास्क पहन रहे हैं. ठीक है. और क्या है इसमें, कम्युनिकेबल डिजीज है. बिना मास्क के रहोगे, किसी को भी, दोनों में से किसी को भी नहीं है, लेकिन वहां से कोई ऐसा बंदा है जो उस इन्वायरमेंट में रहा जिसके ड्रॉपलेट्स अभी भी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, उस साइड पे जहाँ पे आप बैठे हो, जिस एरिया में आप बैठे हो, जिस लोकेशन पे आप हो, वो ड्रॉपलेट्स आपने कैच कर लिए, यू विल गेट द इन्फेक्शन. ठीक है. देन a healthy person will breathe the droplets, the air, and get affected. So example, COVID-19, common cold, TB, etc. More crowded, more likely the disease will spread. Again you can relate it to COVID. क्यों social distancing, क्यों बोल रहे हैं कि घर रहो, घर बैठो. Why? Because ज्यादा लोग होंगे जो कि ससेप्टेबल हैं टू द डिजीज, और someone who has a probability of having the disease. वही ज्यादा लोग जब आपस में एक environment में एक जगह पे रिलोकेट करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, ज्यादा चांसेस हैं वो डिजीज स्प्रेड होने के. किसी ना किसी को एक दूसरे से तो कंटेमिनेशन मिलने का, इन्फेक्शन मिलने का चांस तो बनेगा ही बनेगा, राइट. सो more crowded, more likely the disease will spread, right. Then okay, these two are explained later. पहले environment का पढ़ेंगे. Many creatures act as transmitters. They are intermediaries or vectors. क्या है ये intermediary? I say कि मुझे उससे बात नहीं करनी, और दूसरा बंदा भी बोलता है मुझे उससे भी बात नहीं करनी, तो बीच में एक मीडिएटर ले आते हैं जो इधर का उधर ट्रांसफर करेगा कंटेंट, डेटा, जो भी बात करनी है, और उधर का इस साइड, मेरे साइड ले आएगा. वो क्या है, इंटरमीडिएटरी है, राइट. ट्रांसमीटर है. सो मॉस्किटो फीड्स ऑन ब्लड. ठीक है. मॉस्किटो इज अ वेक्टर. वेक्टर क्यों है, क्योंकि वो बहुत सारे ह्यूमन बाइट्स को बाइट करता है. ठीक है.
एक से दूसरे पे जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स, सॉरी, ऐसे क्रीचर्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। देन वाटर, इट कैन अकर if excreta from infected person is mixed with drinking water, water to be used by people around. So basically water contamination, वाटर कैसे कंटेमिनेट हो रहा है, कोई डस्ट, कोई पार्टिकल्स, कोई एक्सक्रीटा का पार्टिकल्स, कोई कुछ चीज, इन्फेक्टेड पर्सन का कोई सलाइवा, कुछ भी, ब्लड, कोई भी चीज जो वाटर को डर्टी बना सकती है, कंटेमिनेट कर सकती है, वैसी कोई चीज अगर इन्फेक्टेड पर्सन की किसी ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए, मिक्स का मतलब ये नहीं है कि उसका कलर ही चेंज हो जाएगा मिक्स होने से, तो आप बोलो कि ऐसे कैसे मिक्स हो गया, पता तो लग जाएगा। नो, जस्ट कंटेमिनेशन इज समथिंग विच इज नॉट इवन विजिबल टू यू विद नेकेड आई, राइट? सो वैसा कुछ कंटेमिनेशन होगा एंड द पर्सन, अ हेल्दी पर्सन विल कंज्यूम द वाटर, सो द पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड, राइट? ऐसा क्या एग्जाम्पल है? इट इज इन्फेक्शियस गट डिजीज कॉलरा, ओके। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? एब्सेंस ऑफ सेफ वाटर ड्रिंकिंग सप्लाईज, राइट? देन सेक्सुअल एक्ट, ओके। सो जो डिजीजेस सेक्सुअल एक्ट के थ्रू स्प्रेड होने वाले हैं, इट इज वेरी कॉमन दैट दोज डिजीजेस आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट, लाइक when you give a hug to each other, when you hold hands with someone, when you just give a pat on their back. बहुत से ऐसे हमारे instances होते हैं, we have so many friends, you just give a pat, you just pull their cheeks, you just have a handshake just to give that amicable vibe, right? So such diseases are not going to spread by casual contact, okay? So what is a sexual act? Obviously it is the closest physical contact two people can have. So इसके थ्रू स्प्रेड होने वाले माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि सिफिलिस है, एड्स है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने दो लिखे हैं, ठीक है। सो एड्स का क्या लिखा है यहाँ पे कि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब के टाइम पे चांसेस हैं ट्रांसमिशन के। दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन थोड़ा सा ऐसे, इन्फेक्टेड को रेड बना दिया बिकॉज ऑफ द डेंजर, एंड हेल्दी को ग्रीन बना दिया बिकॉज वो हेल्दी है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी डिजीज। सो इन दोनों के बीच में क्या है जो ट्रांसमिटर्स की तरह एक्ट कर रहा है? ये सारे पॉइंट्स है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, बाय एयर है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है, बाय फूड है, मस्कीटो इंसेक्ट है, अ रेबिड एनिमल, ठीक है, जिसको रेबीज है, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स को रेबीज होती है, एंड वो किससे स्प्रेड करता है? जब डॉग बाइट करेगा, उसका सलाइवा इंजेक्ट हो जाएगा आपकी स्किन पे, सो उससे कॉज हो सकता है रेबीज। अब आ जाओ ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। सो इट इज अबाउट ऑर्गन स्पेसिफिक ऑल्सो एंड अबाउट टिश्यू स्पेसिफिक ऑल्सो। सो कोई भी चीज अगर माइक्रोब एंटर कर रहा है बाय एयर, एयर मतलब क्या? मैंने नाक से, अपने नोज से ब्रीथ किया होगा, राइट? अनलेस आई एम माउथ ब्रीदर, but most people will make it through nose, right? So air breathe होगी, सीधा वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अगर लिवर में माइक्रोब है, इन्फेक्टिंग कॉज कर रहे हैं, मतलब कुछ इन्फेक्शन, तो उसका मुझे क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है? मैनिफेस्टेशन इज लाइक व्हाट विल बी द रिजल्ट आउटकम ऑफ इट? सो लिवर का क्या हो सकता है? जॉन्डिस, ओके। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स, मस्कीटो बाइट, लिवर में जाके इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसीज आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे, ओके। इन्फेक्शन लाइक एचआईवी सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू स्प्रेड करती है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा? लिम्फ नोड से हो जाएगा। देन वायरस कॉजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस, इट कैन इन्फेक्ट द ब्रेन। Now, signs and symptoms depend on tissue or organ system.
सो अगर लंग्स मेरा टारगेट है तो क्या सिम्टम दिख सकता है मुझे? कफ दिख सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, ठीक है। अगर लिवर मेरा टारगेट ऑर्गन है तो जॉन्डिस हो सकता है। ब्रेन है तो हेडेक्स, वॉमिटिंग, फिट्स, अनकॉन्शियसनेस, ये सब हो सकता है, ठीक है। Other than the tissue specific effects, we can have some common specific some common effects also, ठीक है। so ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ही दिखने वाले हैं, कभी कभी कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। We all know about the word inflammation. We have heard about it so many times. बहुत बारी लोगों को सुना है इन्फ्लेमेशन हो गई, बॉडी इन्फ्लेम्ड है, ठीक है। क्या होता है इन्फ्लेमेशन? हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, ठीक है। लेट विल नॉट गेट सो डीप इनटू इट अनलेस वी हैव टू स्टडी अ सेपरेट चैप्टर अबाउट इट, बट जस्ट बेसिक्स। एक इम्यून सिस्टम है, ठीक है। उस इम्यून सिस्टम का क्या काम है? फाइट करना अगेंस्ट डिजीजेस, बॉडी को हेल्दी रखना, ठीक है। सो अब एक एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है? जब भी कोई अफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, जहां पे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पहुंच गए हैं, लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल फर्स्ट। लेट्स से देयर इज अ स्टेट, ओके, एक जगह है, एक स्टेट है, वहां पे कुछ गुंडे आ गए, ओके। गुंडे आ गए, वहां पे लड़ाई हो रही है। मैं वहां पे लड़ाई सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी? मैं अपना बेस्ट कोई पर्सन भेजूंगी। वो क्या होने वाला है? समवन फ्रॉम द पुलिस और डिफेंस और आर्मी और वट एवर, बट मैं एक डिफेंस पर्सन भेज दूंगी कि जाके वहां पे सॉल्व भी करा देगा और मेरी भी टेंशन खत्म। सेम इज द केस हियर। एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है? जैसे ही अफेक्टेड टिश्यू है ना, जो भी, ठीक है, जहां पे माइक्रोब्स पहुंच गए हैं, जहां पे गुंडे आ गए हैं, राइट, वहां पे वो सेल्स रिक्रूट कर देता है टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि वो वहां पे पुलिस वाले भेज देता है उनके साथ लड़ने के लिए, टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। सो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। यानी कि जो ये जो मेरा प्रोसेस था जिसमें मैंने किसी को फोन किया, हाँ यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, प्लीज गो एंड सॉल्व दिस मैटर, ये जो मेरा प्रोसेस रहा, ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। वेरी सिंपल। देन इस प्रोसेस का पार्ट क्या है कि इसमें कुछ लोकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेचुरली जब लड़ाई होती है, जब लड़ाई को आप छुड़वाने भी जाओ किसी के साथ, आपको भी लग सकती है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी देर आर टू पीपल जो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो वो लोकल इफेक्ट्स क्या है? स्वेलिंग है, पेन है, फीवर है, ठीक है। देन देर आर सम जनरल इफेक्ट्स, ओके। सो जनरल इफेक्ट्स में मोस्टली क्या है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन है, इसका एग्जाम्पल दिया है। वायरस जो है, इट गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शनिंग, ओके। बेसिकली HIV के बारे में बताया है, वायरस के बारे में बताया है कि एक्चुअली HIV इन इट सेल्फ है तो डिजीज ही, बट उसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? वो क्या कर रहा है कि वो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? I am getting attracted to more microbes. I am getting attracted or susceptible to more diseases. So let's say I have cold. कोल्ड की वजह से मेरा रनिंग नोज है, मेरे आईज वाटरी हैं, ठीक है, एंड आई हैव फीवर ऑल्सो। एंड कोल्ड की वजह से एक और सिम्टम ऐड करते हैं, आई हैव लॉस सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट भी खराब होता है कोल्ड के बाद, जब एक बहुत गंदा कोल्ड आके जाता है, राइट। सो ये 3-4 सिम्टम्स आ गए हैं। नाउ HIV का ऐसा सीन है कि HIV के वजह से मुझे कुछ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मुझे कोल्ड नहीं, मतलब उसकी वजह से मेरी आईज वाटरी नहीं हो रही है, लेकिन उसने मेरे इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर दिया है दैट आई कैन इजिली कैच अ कोल्ड, आई कैन इजिली कैच अ टाइफॉइड इन्फेक्शन, आई कैन इजिली catch something which can transfer and become more amplified, right? So मेरी इम्यून सिस्टम, मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड जो बॉडी की है, जो मुझे डिजीजेस से बचा रही है, जब वो ही उसकी फंक्शनिंग तो थोड़ी कम कर दी उसने,
so my body is no longer able to fight minor infections, right? Every small cold can become pneumonia. Minor gut infection can become major diarrhea and lead to blood loss. ठीक है? So basically severity of microbes is depending on the number of organisms, right? If number is small, disease manifestations will be minor. If number is large, life threatening आपको उसके manifestations देखेंगे. Manifestation का मतलब यहाँ ये वो law of secret वाली manifestation नहीं है. It means कि मुझे उसका क्या इफेक्ट मिलेगा, किस फॉर्म में, किस रूप में मुझे वो चीज देखने को मिलने वाली है. दैट इज मैनिफेस्टेशन हियर. ओके, नाउ इम्यून सिस्टम डिटरमिन्स नंबर ऑफ माइक्रोब्स लिविंग इन आवर बॉडी. ठीक है, डेफिनेटली इम्यून सिस्टम बॉडी का क्या कर रहा है, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स. सो इम्यून सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो कितना अच्छे से लड़ पाया, इन द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू डिसाइड कि कितने माइक्रोब्स मेरी बॉडी में जिंदा रहने वाले हैं, राइट? Okay. Then we have, there are two ways of treating an infectious disease. तो अभी हमने treatment पढ़ना था, right? One will be to reduce the effects. सबसे पहले ये आपका आ गया reducing effects. इससे क्या हो जाएगा, हम ऐसा treatment देंगे जो कि symptoms reduce कर देगा, right? So for example, अगर inflammation की वजह से कुछ symptoms हैं, so we can take medicines that bring down fever, reduce pain, etc. And we can take rest, which will in turn help in healing our body and repairing its functioning, right? So this is the first thing जो कि है reducing effects. Now इफेक्ट्स कम होने से मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो गई हूँ, 100% फिट हो गई हूँ, राइट? सो killing the microbes is equally important. So this second part is about killing the microbes, जिसमें पहला step is one way to use medicines that can kill the microbe. तो पहली बात ही खत्म होगी कि सीधी मेडिसिन वो ले लो जिससे माइक्रोब खत्म हो जाएगा, ठीक है? सेकंड, हमें एक ऐसा ड्रग ढूंढना है जो ब्लॉक करता है बैक्टीरियल सिंथेसिस विदाउट अफेक्टिंग आर ओन, राइट? तो बैक्टीरियल सिंथेसिस बायोकेमिकल पाथवेज जो हो रहे हैं उनके लिए हम मेडिसिन रहते हैं. तो एंटीबायोटिक क्या करती है, सेल वॉल नहीं बनने देती. लेकिन क्या वो एंटीबायोटिक मेरे सेल वॉल को या मेरे सेल को डैमेज कर रही है? नहीं कर रही है. सो कोई ऐसा पाथ चाहिए जो कि बैक्टीरिया को तो नुकसान दे बट मुझे कुछ ना उससे, I mean, I don't have to suffer from any loss, right? So this is the second point. Then this is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with. ये अभी आपने पढ़ा है. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite. Okay. Then this is the reason कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल क्यों है. वाई? बिकॉज वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन. वो क्या करते हैं, हमारे सेल तो एंटर करते ही हैं, साथ में हमारी ही मशीनरी यूज कर देते हैं फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, राइट? सो दिस मीन्स देर आर, I mean, relatively few virus specific targets to aim at. So this is the reason why making antiviral medicine is much difficult, right? अब ये जो हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में अप्रोचेस पढ़ी हैं ऑफ डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन अप्रोचेस की कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या है वो? 3 लिमिटेशंस है जो इस पैराग्राफ में मार्क्ड है, राइट? फर्स्ट वन इज दैट once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. Okay, एक बार डिजीज हो गया, इट टेक्स टाइम टू गो एंड समटाइम्स कुछ ऐसा डिजीज भी हो सकता है जो रिकवर ही ना कर पाए बॉडी, राइट? सेकेंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, विच मीन्स जो कि कोई इंसान बेड रिडन है और is suffering from a highly infectious disease, the person will need time, his own sweet time to get back to form, right? Third, the person suffering from an infectious disease can serve as the source from where the infection might spread. So obviously infectious disease है तो spread होने के chances तो definitely है. It is because of such reasons that prevention of diseases is better than cure. Definitely, although we have the cure, we are not saying कि cure नहीं है. Then also prevention is always better than cure, right?
नाउ प्रिवेंशन के बारे में जनरल और स्पेसिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट हियर। जनरल में क्या है, स्पेसिफिक, सॉरी जनरल है और स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में एक इम्यूनाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट है जो हम अभी आने वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जनरल में क्या है, हम एक्सपोजर प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिक प्रिवेंटिंग का मेजर क्या है, एक्सपोजर प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 चल रहा है, जनरल इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, बाहर मत जाओ, ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाओ, घर से तभी बाहर निकलो अगर जरूरी है, ठीक है। डोंट जस्ट गो इन टू द हैबिट ऑफ रोमिंग अराउंड, ओनली गो इफ यू हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोजर प्रिवेंट कर रहे हैं। स्पेसिफिक क्या है, इम्यूनाइजेशन, अभी अभी वैक्सीन आ गई हैं, राइट। सो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर में एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए क्या है, अवॉइड क्राउडिंग, क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाने से एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए हम एक एक्सपोजर प्रिवेंशन दे रहे हैं। वाटर बॉर्न में क्या है, यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वेक्टर बॉर्न में क्लीन एनवायरनमेंट रखो, तो वी कैन से कि चलो थोड़ा बहुत चांसेस हैं दैट वी विल नॉट कैच द डिजीज, राइट। इसके अलावा और क्या क्या है, पब्लिक हाइजीन है, इम्यून सिस्टम है, गुड फूड, प्रॉपर नरिशमेंट, ऑल दीज आर गोइंग टू हेल्प यू गेट अ गुड इम्यून सिस्टम एंड इवेंचुअली स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस। अब हम स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक में मैंने आपको क्या बताया, इम्यूनाइजेशन, राइट। एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है, बट उससे पहले कुछ एक एग्जाम्पल था कि आज के टाइम में स्मॉल पॉक्स इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड, बट जब वो था एज एन एपिडेमिक, राइट, it was causing so much of devastation. People were very afraid to come near someone जिसको स्मॉल पॉक्स था, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली डर लगता था कि डिजीज कैच हो जाएगा, राइट। However, there was a group of people who did not have this fear. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. उनके साथ रह रह के कहीं ना कहीं उनकी बॉडीज ने एंटीबॉडीज बना ली थी अगेंस्ट दिस डिजीज, राइट। So there was a group of people who have had smallpox earlier and they survived it with a lot of scarring. In other words, they were saying that smallpox अगर एक बार हो गया तो दोबारा कोई चांस नहीं था कि आप उससे सफर करोगे। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, द पावर ऑफ मेमोराइजेशन। क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जब फर्स्ट कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब देख लेता है उसको रिस्पॉन्ड कर लेता है, उसके अगेंस्ट फाइट कर लेता है, बट विद अ लिटिल डिफिकल्टी ऑफ कोर्स, एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। सो नेक्स्ट टाइम जब वो एक्ट करता है, जब वही डिजीज कॉजिंग माइक्रो बॉडी में एंटर भी करने की कोशिश करता है, लड़ने की कोशिश करता है, डिजीज मचाने की कोशिश करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से उसके साथ फाइट कर सकता है, राइट। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। आजकल वैक्सीन लग रही हैं, ठीक है। ऑल्दो देर इज, वी आर नॉट सेइंग कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है, बट इट इज, वैक्सीन में क्या है, स्ट्रेन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, राइट। चाहे एटेन्युएटेड हो, लाइव हो, डेड हो, स्ट्रेन तो होता है, राइट। वही स्ट्रेन आपकी बॉडी में जब जा रहा है बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी, वीक फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जिसमें वो डिजीज ज्यादा नहीं कॉज कर सकता, उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब ये आया तो इसकी तो खैर नहीं, दैट इज इम्यूनाइजेशन, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट immunization, and there are vaccines against so many diseases, right? So with this we end this chapter right here, that is why do we fall ill part 2. If you have any doubts you can let us know in the comment section, and thank you for watching.